हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का इतिहास, सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत है ये। और हमारे इस अध्याय का नाम है जिसको हम पढ़ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया था कि यूरोप क्या है। यूरोप एक महाद्वीप है। उस महाद्वीपों के बहुत सारे देशों में राष्ट्रवाद पनपता है और पैदा होता है, उसका जन्म होता है। यही है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की जो पहली सीढ़ी थी वह थी फ्रांसीसी क्रांति। उस फ्रांसीसी क्रांति और उसमें आए राष्ट्रवाद के विचार को हमने समझा, लेकिन उसके पहले हमने देखा था फ्रेडरिक सारियू का एक चित्र। एग्जाम में आपको उस चित्र के बारे में पूछा जा सकता है कि फ्रेडरिक सारियू के पहले चित्र का वर्णन कीजिए कि आखिर वो क्या चाहता था। एक यूटोपियन विजय था, एक ऐसा आदर्श, इतना उच्च आदर्श जिसकी संकल्पना यथार्थ रूप में परिवर्तित होने में एक असंभव सा प्रतीत होता हो, ऐसा उन्होंने चित्र बनाया और ऐसा विचार रखा उन्होंने। इसके बाद हमने देखा था रेनन, अर्नेस्ट रेनन, बड़ा तीन आधे शब्द थे, आधा ना, आधा सा, आधा रा, आ और टा के बीच में, तो हम बोलने में बड़ा जीभ हमारी पलटती नहीं है, तो हम उसको रेनन बोल देते हैं। मिस्टर रेनन के शब्दों में राष्ट्रवाद को जाना था। रेनन ने किस बात का विरोध किया था? अपना भाषण देते हुए रेनन ने आलोचना की थी कि जो लोग ये कहते हैं कि राष्ट्र उसे कहते हैं जिस राष्ट्र में एक ही नस्ल के लोग रहते हों, एक ही धर्म भाषा के लोग रहते हों, एक ही संस्कृति के लोग रहते हों, उसको राष्ट्र कहते हैं। तो उसने बोला था नहीं, इसको राष्ट्र नहीं कह सकते। राष्ट्र जो है वह अलग विषय वस्तु है, राष्ट्र जो है वह अलग चीज़ होती है। क्या होती है ये रेनन ने हमको बताया था। रेनन ने हमको बताया था कि एक राष्ट्र जो है लंबे प्रयासों, त्याग, तपस्या और संघर्षों के परिणाम का चरम बिंदु होता है, टॉप पॉइंट होता है। मतलब किसी पहाड़ पे अगर आप चढ़ रहे हो तो जो सबसे ऊपर का बिंदु होता है ना, हमारी भावनाओं के उद्वेग का सबसे टॉप बिंदु, और ये एक दो दिन का नहीं, लंबे संघर्षों के बाद जब हम उस पॉइंट ऑफ व्यू पे पहुंचते हैं, जब हम उस पॉइंट पे पहुंचते हैं, तब एक राष्ट्र का निर्माण होता है। ये कहते हैं रेनन महोदय। और ऐसे राष्ट्र की पूंजी क्या होती है? ऐसे राष्ट्र की पूंजी होती है उस राष्ट्र के अतीत को बनाने वाली शौर्य गाथाएं, उस राष्ट्र के महान वीरों की गाथाएं, महान पुरुषों के नाम और उनके कार्य। ये उस राष्ट्र की सामाजिक पूंजी होती हैं। मतलब एक समाज के द्वारा जब राष्ट्र के गौरव के लिए काम किया जाता है तो वह कहलाता है राष्ट्र। क्या कहलाता है? राष्ट्र। ये नहीं कि एक ही जाति, एक ही धर्म, एक ही नस्ल के लोग, मतलब एक परिवार बहुत बड़ा होता गया और वो राष्ट्र बन गया, उसको राष्ट्र कहते हैं। नहीं, उसको नहीं कहते राष्ट्र। राष्ट्र जो है एक लंबे संघर्षों की परंपरा का चरम बिंदु होता है। और उस संघर्ष में जिन लोगों ने प्रतिभागिता दी थी, जिन लोगों ने भाग लिया है, उनके नाम का गौरव उस राष्ट्र की सामाजिक पूंजी होता है, तब राष्ट्र बनता है। और फिर उस अतीत के गौरव को महसूस करते हुए वर्तमान पीढ़ी यह संकल्प लेती है कि अब हमको इस जो क्षेत्र है हमारा, जहाँ पर हम रह रहे हैं, जिसको हम राष्ट्र नाम से संबोधित कर रहे हैं, इसकी विकास की, इसके प्रगति की, इसके भविष्य की सुखद संकल्पना हमको बनाना है और इसके निर्माण में हमको प्राणपण से जुट जाना है। ठीक है ना? अब यदि हम बात करें रेनन के अनुसार भारत एक राष्ट्र हो जाता है, लेकिन अगर जो प्रस्तावित परिभाषा है कि एक नस्ल, एक धर्म, एक भाषा, संस्कृति के लोग रहते हैं, उसको राष्ट्र कहते हैं, तो भारत तो इस मामले में पीछे हो जाएगा। क्योंकि भारत की विशेषता क्या है? अनेकता में एकता। मतलब भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, भारत में अनेक संस्कृतियां पल्लवित हुई हैं, भारत में अनेक जाति, पंथ, भाषाएं, बहुत सारी कल्चर्स यहाँ पे रही हैं। इसके बावजूद भी हम लोग एक भारत भूमि को राष्ट्र मानते हैं। क्यों? अब रेनन की परिभाषा के अनुसार इसलिए क्योंकि एक लंबे त्याग, संघर्ष का परिणाम हमारा देश भारत है, इसलिए हम इसको राष्ट्र मानते हैं। उस संघर्ष के, उन महापुरुषों की त्याग की जो पूंजी है, वह पूंजी हमको आज याद दिलाती है। क्या याद दिलाती है? कि भारत के भविष्य को मिटने नहीं देना है, भारत देश को बनाए रखना है। ये चीज़ हमने पिछले वीडियो में समझ ली है। आज हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आज हम बढ़ेंगे और यूरोप में राष्ट्रवाद के अंतर्गत हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति और जो राष्ट्र का विचार आया था, तब उस समय वहाँ की जो सामाजिक परिस्थितियाँ थी। आप जानते हैं ना, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस तो क्या, लगभग सारे यूरोप की स्थिति ये थी कि 3 कैडर हुआ करते थे।
सबसे ऊपर कैडर था कौन सा? पादरियों का, मतलब धर्म सबसे ऊपर था। फिर कुलीन वर्ग का, मतलब पैसे वाले लोग जो राजा के अधीन हों। आपको बता दें कि राजा को ईश्वर का स्वरूप माना जाता था, मतलब सब नंबर 1 ईश्वर और उसके बाद ईश्वर का स्वरूप। तो ईश्वर मतलब चर्च, चर्च मतलब पादरी, पादरी नंबर 1 हो गए। फिर ईश्वर का स्वरूप मतलब राजा। अब राजा से जुड़े हुए लोग कौन कौन हो गए? सामंत हो गए, कुलीन हो गए। कुलीन मतलब उच्च कुल में जन्म लेने वाले। उच्च कुल कौन सा? उच्च कुल वो कुल जो राजा की चमचागिरी करता हो, वो उच्च कुल के लोग हो गए। तो इस तरह से फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड के लोग, इन लोगों की स्थिति अच्छी थी, ये विशेषाधिकार प्राप्त थे, और नीचे वाले लोग दयनीय स्थिति में थे। हमने पढ़ा नेपोलियन जब आया तो उसने ये स्थिति को बदल दिया। नेपोलियन ने जब आया तो उसने राजतंत्र द्वारा जो भी चीज़ें स्थापित थी उनको सबको किनारे कर दिया, और उसने एक लोकतंत्र के माध्यम से प्रशासनिक सुधार लागू किए, बहुत सारे बाजार की व्यवस्थाएं सुधारी। ये काम नेपोलियन ने शुरू कर दिया और उससे बहुत सारे लाभ भी हुए। 9th क्लास में पिछले साल हमने पढ़ा था, यूरोप का एक देश था रूस। उस रूस को पढ़ते समय हमने देखा था कि अलग अलग राजनीतिक दल के लोग थे। जैसे फ्रांस में कुलीन वर्ग का खात्मा करके एक नया मिडिल क्लास पैदा हुआ था, नया मध्य वर्ग पैदा हुआ था। मध्य वर्ग के साथ में फिर अलग अलग रूढ़िवादी, रेडिकल्स और उदारवादी लोग आए थे, मतलब हम उनको लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स और रेडिकल्स बोलते थे। इसके बाद हमने देखा तो उसमें साम्यवादी, समाजवादी, ये लोग जुड़ते गए थे। तो आज के इस वीडियो हम देखेंगे कुलीन वर्ग और एक नया मध्यम वर्ग जो 18वीं शताब्दी के लगभग उत्तरार्ध में तैयार हुआ था। फैक्ट्रियाँ वगैरह जब खुली थी रूस में, आप लोगों को याद होगा, नहीं याद हो तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद रूसी क्रांति वाले अध्याय को जरूर देखना, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसको भी आपको डिनोट कर दूंगा। तो चलिए हम आज का ये अध्याय आरंभ करते हैं, पिछले अध्याय को कंटिन्यू करते हुए। आइए, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यही विषय है हमारा, और इसके अंतर्गत आज हम सबसे पहले देखेंगे तत्कालीन यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। मतलब तत्कालीन यूरोप में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी तो वह कैसी थी, और वहाँ पर रहने वाले लोग कैसे थे, मतलब सामाजिक स्थिति देखेंगे हम। वहाँ के निवासियों की कंडीशंस क्या थी, क्या वे एक ही जाति समूह के थे या अलग अलग रंग रूप बोली भाषा के थे। इसके बाद हम देखेंगे आर्थिक कंडीशन, फिनेंशियल कंडीशन, आर्थिक स्थिति कैसी थी, और फिर इन तीनों चीज़ों के एसेंस से एक राष्ट्रवाद का फ्रेम तैयार होता है। एक राष्ट्रवाद का फ्रेम इन तीनों चीज़ों से मिलकर कैसे तैयार होता है, इसको आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो बहुत एकाग्रता के साथ अपनी किताब, जैसे आपको मान लो किताब नहीं मिली, कई लोग बोल रहे हैं, तो PDF का वो पन्ना प्रिंट निकलवा लीजिए या किसी साइड में रख लीजिए, और नहीं मिली किस किताब है तो भी ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को पूरे कंसंट्रेशन के साथ में आप लोग देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं मध्य 18वीं शताब्दी के यूरोप का नक्शा। ये आपके सामने आ गया। मध्य 18वीं सदी का यूरोप जो है उसका नक्शा जब हम देखते हैं तो हम आज के यूरोप के नक्शे से इस नक्शे को बहुत अलग पाते हैं। इस नक्शे में हमको कहीं पर भी हमको जर्मनी नहीं दिख रहा, कहीं पर भी हमको इटली नहीं दिख रहा, मतलब बहुत अलग टाइप का नक्शा है। यहाँ पर जैसे आज है वो स्थिति नहीं थी। यहाँ पर राजाओं के शासन थे, यहाँ पर राजतंत्र स्थापित था। यहाँ पर हम बात करें आज की कंडीशन में, जैसे ये पुराना नक्शा दिख रहा है ना, इस नक्शे के भौगोलिक सीमाएं वही थी, लेकिन अंदर की स्थिति बदल गई थी और इस फॉर्मेट में अब आ गया है। यहाँ पर जर्मनी दिख रहा है अपने को, इटली दिख रहा है, ये जर्मनी, ये इटली, ये स्विट्जरलैंड दिख रहा है, लेकिन इस वीडियो में आपको जर्मनी और इटली दिखाई नहीं देंगे। तो आज के जो जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड हैं, ये इस समय राजशाहियों के अधीन थे, मतलब यहाँ पर राजशाही व्यवस्था थी, यहाँ पर डचियों का शासन था, यहाँ पर कैंटनों में ये बटे हुए थे। चलिए आज का हम देखते हैं जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड। ये जर्मनी, ये इटली और ये स्विट्जरलैंड। ये जो है उस समय 18वीं सदी के मध्य की बात कर रहे हैं। उस समय ये राजशाहियों में बटे हुए थे, डची में बटे हुए थे, कैंटनों में बटे हुए थे। मतलब जैसे हमारे यहाँ पर पूरा एक राष्ट्र है, राष्ट्र को राज्यों में बांट दिया गया है। जैसे भारत एक राष्ट्र है, भारत के अंतर्गत मध्य प्रदेश एक राज्य है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत विभाग हैं, संभाग हैं, जबलपुर है, इंदौर है, उज्जैन है, ऐसे संभाग बन गए हैं। तो इसी तरह से राजशाही है, राजशाही के अंतर्गत एक उप प्रशासकीय क्षेत्र है डच, और उसके अंतर्गत और छोटा क्षेत्र है कैंटन। यहाँ के जो राजा थे, यहाँ के जो शासक थे, ये ऑटोनोमस क्षेत्र के शासक थे। मतलब जो जर्मनी है, जो इटली है, जो स्विट्जरलैंड है, इसकी सीमाओं के अंदर कैसे राज करना है, यहाँ की व्यवस्था कैसे जमानी है, इसका निर्णय यहाँ के शासक लेने में
स्वतंत्र थे। भले ये किसी बड़े राजा के अंडर में काम करते थे, उसको टैक्स देते थे, लेकिन अपनी सीमा क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी तरह का निर्णय लेने की इनको स्वतंत्रता थी, इसलिए इनको ऑटोनोमस कहते थे। इसका उदाहरण आप समझ लीजिए अपने स्कूल के अंतर्गत। आप लोग क्लास 10th के बच्चे हैं, आपके क्लास टीचर को आपके क्लास 10th में व्यवस्थाएं कैसे बनानी है इसकी स्वतंत्रता है, यानी आपकी क्लास ऑटोनोमस है। जबकि आपकी क्लास बेसिकली किसका हिस्सा है? आपकी क्लास पूरे स्कूल का हिस्सा है। और पूरे स्कूल पर किसकी प्रशासकीय व्यवस्था चलती है? प्रिंसिपल की, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रिंसिपल के अंडर में आपकी क्लास स्वायत्त क्षेत्र है। ठीक इसी तरह से जर्मनी और इटली किसी बड़े राजशाही के अंतर्गत स्वायत्त शासी क्षेत्र हुआ करते थे। फिर हम बात करते हैं पूर्वी और मध्य यूरोप की। ये पूर्वी यूरोप जो आपको ब्लिंक करते हुए दिखा, और ये मध्य यूरोप, यहाँ पर निरंकुश राजतंत्र थे। ये जो ऊपर देखा हमने, ये वाले हिस्सा, यहाँ पर ऊपर हमने ये हिस्सा में देखा, ये स्वायत्त शासी क्षेत्र थे। लेकिन पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्र वाले एरिया थे। मतलब यहाँ पर मेरा वचन ही मेरा शासन। हम किसी भी हिस्से को ऐसे नहीं बांटते कि जहाँ पर ऑटोनोमस क्षेत्र हो। पूरा जो सेवफल है राज्य का वो हम अकेला खाएंगे। लेकिन उस समय क्या होता था, जो ऑटोनोमस बॉडी है उसमें क्या होता है, सेवफल का बगीचा हमने किसको दे दिया? एक वर्कर को दे दिया, एक अधिकारी को दे दिया, जो सेवफल की कीमत हमको दे देगा। तो हमने कीमत ले ली और प्रसन्न हो गए। लेकिन जो निरंकुश राजतंत्र वो कहता था नहीं, हम किसी को नहीं देंगे, हम तो पूरा सेवफल खुद खाएंगे। मतलब ये अंतर स्वायत्त क्षेत्र और निरंकुश राजतंत्र में लगभग हो गया। अब हम बात करते हैं इन क्षेत्रों में रहने वाली जनता की। ये तो हो गया यहाँ की व्यवस्था कि जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड ये ऑटोनोमस क्षेत्र थे, जबकि पूर्वी और मध्य जो यूरोप था वो निरंकुश राजतंत्र था। ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ के रहने वाले लोग अलग अलग तरह के थे, अलग अलग धर्म के थे, अलग अलग जाति के थे, अलग अलग नस्ल के थे। इन लोगों की आपस में कोई संस्कृति नहीं थी, कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी, कोई सामूहिक पहचान नहीं थी। मतलब ना तो एक का दूसरे से कोई लेना देना, न दूसरे का तीसरे से कोई लेना देना। सब अपने अपने काम में मस्त मगन, मस्त मगन। किसी भी तरह की कोई संस्कृति नहीं थी। अगर एक दीपावली मना रहा है तो दूसरे को दीपावली से मतलब ही नहीं। एक अगर ईद मना रहा है तो तीसरे को ईद का नाम ही नहीं लेना है। तो इस तरह से बहुत अलग अलग विचारधारा के लोग थे, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था। कैसे अलग अलग थे? ये लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे। मैंने आपको अलग अलग कलर्स में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये स्पष्ट हो सके कि ये जाति समूह अलग अलग हैं। तो ये अक्सर अलग अलग भाषाएं बोलते थे। कोई हिंदी बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है, सब अलग अलग भाषाएं बोला करते थे। और साथ ही इनकी जातियाँ भी अलग अलग थीं। कोई गुप्ता जी थे, कोई तिवारी जी थे, कोई वर्मा जी, कोई डेहरिया जी, कोई सिद्दीकी जी, कोई अहरवार जी। ऐसे समाज अलग अलग जाति समूहों में बटा हुआ था। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं कैसे बटा हुआ। राजनीतिक उदाहरण देख रहे हैं पहले, राज्य का उदाहरण। एक ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की बात करते हैं। तो ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की भौगोलिक सीमाएं नक्शे में आप देखिए इस तरह थी। ये ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य वाला हिस्सा है जहाँ पर हैब्सबर्ग साम्राज्य राज्य करता था। हैब्सबर्ग क्या है? जैसे फ्रांस में ब्रूबो राजवंश था ना, ऐसे ही ऑस्ट्रिया हंगरी में हैब्सबर्ग राजवंश का राज्य हुआ करता था। जैसे भारत में मौर्य वंश, गुप्त वंश, वाकाटक, चोल वंश, चौहान राजवंश, परमार राजवंश, ये भारत में है। ऐसे ही यूरोप में जो ऑस्ट्रिया हंगरी है उसका राजवंश था हैब्सबर्ग राजवंश। अब इस राजवंश का शासन ऑस्ट्रिया और हंगरी वाले क्षेत्र में था, और ये वाला क्षेत्र कई समूहों में, कई क्षेत्रों में बटा हुआ था। इन सब से मिलकर ये बना था। अलग अलग जनसमूह, अलग अलग क्षेत्रों को जोड़कर ऑस्ट्रिया हंगरी नाम का एक साम्राज्य बना लिया। हम लोग कहते हैं ना, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। मतलब कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, ऑस्ट्रिया हंगरी के राजाओं ने कुनबा जोड़ा। ये आप समझ सकते हो। अब ये जो ऑस्ट्रिया हंगरी का साम्राज्य था, इसमें भौगोलिक रूप से अगर हम देखें तो आल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटेनलैंड के लोग भी यहाँ पर शामिल थे, इस राज्य के अंतर्गत सम्मिलित थे। फिर बोहेमिया, बोहेमिया यानी जर्मनी से लगा हुआ प्रांत। ये यहाँ पर आपको ये जर्मनी दिख रहा है, जर्मनी से लगा हुआ ये वाला प्रांत कहलाता है बोहेमिया। यहाँ के लोग जर्मन भाषा बोलते थे, और ये जर्मन भाषा बोलने वाले लोग भी ऑस्ट्रिया हंगरी के अंतर्गत थे। इनकी संख्या ज़्यादा थी वहाँ पर। फिर हैब्सबर्ग साम्राज्य में लॉम्बार्डी और वेनेशिया जैसे प्रांत भी थे। ये जो वेनेशिया और लॉम्बार्डी थे, ये इतावली प्रांत, इतावली भाषा बोलते थे। मतलब ये जो इटली दिख रहा है ना, ये इटली का ऊपरी हिस्सा, ये वाला हिस्सा था इनका, ये यहाँ पर इतावली भाषा बोली जाती थी। जिस देश से
इसके राज्य लगे होते थे उस देश की भाषा ये लोग बोलते थे। आगे हम देखें हंगरी, ये गोले में आपको दिख रहा है हंगरी। इस हंगरी के लोग मैग्यार नाम की भाषा बोलते थे। जैसे हमारे भारत में है ना मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ऐसी सैकड़ों भाषाएं हैं, ऐसे ही वहाँ पर भाषाएं थी अलग अलग। जर्मन, पोलिश, फ्रेंच, मैग्यार, ये वहाँ की भाषा थी। तो जर्मनी से लगे हुआ जो बोहेमिया था वहाँ पे जर्मन भाषा बोली जाती थी। इटली से लगा हुआ जो लॉम्बार्डी था वहाँ पर इटली की भाषा बोली जाती थी। हंगरी के लोग मैग्यार भाषा बोलते थे और अलग अलग तरह की बोलियों का भी इस्तेमाल करते थे। साथ में जो गालिशिया प्रांत दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये मैंने आपको इसको चौकोर बॉक्स में दिखा रहा हूँ, ये गालिशिया प्रांत है। ये चूँकि पोलैंड से लगा हुआ है, ये पोलैंड दिख रहा है, पोलैंड से लगा था इसलिए यहाँ के लोग पोलिश भाषा बोलते थे। तो इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा के भीतर, ये सीमा देख लो, हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा के भीतर बहुत भारी संख्या में किसान लोग भी रहते थे, खेती करने वाले, और बोहेमियन लोग रहते थे, स्लोवाकी लोग रहते थे उत्तर में, ये ऊपर वाले हिस्से में, यहाँ पर इस एरिया में कॉर्निवाल में स्लोवेंस लोग। अब दक्षिण में कौन रहता था? दक्षिण में मतलब नीचे की तरफ, ये सर्बिया वाला इस एरिया में क्रोएट लोग रहते थे। पूरब, यहाँ की बात करें हम इस क्षेत्र में, पूरब की तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रोमन लोग रहते थे। और इस तरफ हम देखें यहाँ पर ये स्विट्ज़रलैंड, पश्चिमी क्षेत्र में स्विट्ज़रलैंड के लोग, जर्मनी और फ्रांस से जुड़े हुए लोग रहते थे। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा और अलग अलग पंथ को मानने वाले लोग रहते थे। जब ऐसे लोग अलग अलग रहेंगे तो क्या इनके अंदर कोई राजनीतिक एकता स्थापित हो, ऐसी संभावना समझी जा सकती है? मुझे तो नहीं लगता कि इन लोगों के अंदर इस तरह की कोई राजनीतिक एकता बढ़ाने वाली कोई गुंजाइश होती हो। इतने सारे जाति, धर्म, वेशभूषा और भाषा वाले लोग ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के अंतर्गत रहते थे और ये लोग आपस में, इनका कोई मेल जोल नहीं, कोई धर्म का व्यवहार नहीं, कोई रोटी बेटी का संबंध नहीं। फिर ये एक ही राज्य में एक ही राजा के अधीन कैसे रह सकते थे? जर्मनी वाला जर्मनी से जुड़ा हुआ यदि जर्मनी भाषा में बोल दे मेरा राष्ट्र महान, और पोलैंड वाला आदमी ये समझ ले कि मेरे को गाली दे रहा है, तो आपस में झगड़ा हो जाएगा। मतलब सोचिए कि पोलैंड की देश की सीमा से लगा हुआ ऑस्ट्रिया हंगरी का नागरिक इधर जर्मनी की सीमा से लगा हुआ ऑस्ट्रिया हंगरी के नागरिक में कोई राजनीतिक एकता स्थापित करने की गुंजाइश बनती नहीं है। फिर ये लोग किस बूते पर एक राज्य में एक झंडे के नीचे रहते थे? चलिए देखते हैं। अब इस तरह के अलग अलग समूह जो आपस में बहुत अलग अलग तरीकों से बटे हुए थे, इनको आपस में बांधने वाला एक तत्व था। वह तत्व था सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा। जो राजा था हैब्सबर्ग साम्राज्य का, उसके आगे ये सारे लोग, चाहे वो पोलैंड तरफ के हों, जर्मनी तरफ के हों या इटली तरफ के हों, ये सारे के सारे अपने सम्राट के सामने निष्ठावान हुआ करते थे, अपने सम्राट की जय जयकार किया करते, सिर्फ सम्राट की। अब अगर सम्राट को हटा दिया जाए, समझ रहे हैं ना, फ्रांस की स्थिति में जैसा था ऐसे ही ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य में था। अब ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य से राजा को हटा दें, राजा को वहां से अलग कर देते हैं, राजा की स्थिति को खत्म कर देते हैं, तब इस जनता के अंदर राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा? सवाल ये खड़ा होता है कि जब ये अलग अलग जाति, धर्म और भाषा के हैं, इनको जोड़ने वाला एक ही तत्व है, वो है राजा, और अगर हम उस राजा को उनके सामने से हटा देते हैं तब फिर राष्ट्रवाद और राज्य का शब्द, राष्ट्र राज्य का विचार इनके अंदर कैसे उभरा? चलिए इसको पढ़ें। उसके पहले मैंने आपको इस अध्याय में एक चीज़ छोड़ दी थी, डची और कैंटीन किसे कहते हैं उसको समझ लेते हैं। चलिए, कैंटन जो है कुछ देशों में प्रशासन करने के उद्देश्य से एक छोटा सा उपखंड बना दिया जाता था। जैसे ये एक बड़ा राज्य है, इस बड़े राज्य का एक छोटा सा हिस्सा जहाँ पर प्रशासनिक दृष्टि से इसको छोटा कर दिया, ये कहलाता था कैंटन। इसके अलावा एक होता था डची। तो डची भी क्या होता था? ये एक ड्यूक द्वारा शासित क्षेत्र होता था। किसके द्वारा? DUKE, ड्यूक द्वारा। और ड्यूक कौन होता था? ड्यूक जो है किसी सामंती राजघराने का या राज परिवार का प्रभुता संपन्न एक शासक हुआ करता था, जो उस क्षेत्र विशेष में, जो ये एरिया है, इस एरिया में
ऑटोनोमस शासक हुआ करता था, मतलब वह उस क्षेत्र का निर्णय खुद लेता था। जैसे राजा है, राजा का भाई उसको एक हिस्सा दे दिया कि चलो तुम इस एरिया में शासन करना। अब चूंकि वह राजा का भाई है तो राजा के बराबर ही कहलाया, तो वह अपने क्षेत्र में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता था। तो उस क्षेत्र को हम स्वायत्त शासी क्षेत्र या ऑटोनोमस क्षेत्र कह देते थे। तो ड्यूक या डच जिस क्षेत्र में शासन करते थे उसको डची कहते थे। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम एक नया कुलीन वर्ग और एक नया मध्यम वर्ग कैसे आया इसके बारे में देखते हैं। मतलब हम लोगों ने राजनीतिक तंत्र को देख लिया, उस राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाली जनता का सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एकता या अनेकता या विविधता के बारे में हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग को। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? चलिए, राजनीतिक और सामाजिक रूप से यूरोप का सबसे शक्तिशाली वर्ग कौन था? कुलीन वर्ग था। ये आपकी समझ में आ गई। तो यूरोप की जितनी जमीन थी, यूरोप में खेती वाली जो जमीन थी, उस जमीन का मालिक कौन था? उस जमीन का मालिक था कुलीन वर्ग। कौन था मालिक? कुलीन वर्ग। मतलब सामाजिक रूप से भी पावरफुल, राजनीतिक रूप से भी पावरफुल, और जमीन सारी उसकी होती थी, मतलब आर्थिक रूप से भी पावरफुल। रुपया, पैसा, धेला, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, है ना। एक गाना सुना होगा आप लोगों ने, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। तो ये तो ऑलरेडी लिफ्टेड लोग थे, यानी इनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। अब इनकी जीवन शैली कैसी थी? चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। इनकी जो जीवन शैली थी वह बड़ी, एक तरह से बहुत बड़ी रईसी जीवन शैली थी। इस वर्ग के सदस्य साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। अब ये शब्द आपकी समझ में आना चाहिए कि क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार, मतलब चाहे इंग्लैंड हो या जर्मनी हो या फ्रांस हो, इटली हो, ये अलग अलग क्षेत्र कहलाएगा। ये जर्मनी, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, तो इनके बीच की सीमाएं हो गई। अब इंग्लैंड का जो कुलीन वर्ग का आदमी था, एरिस्टोक्रेट कैटेगरी का, वो जर्मनी के कुलीन वर्ग से उसकी समानता स्थापित होती थी। फ्रांस का कुलीन वर्ग हो या इटली का कुलीन वर्ग का आदमी हो, ये लोग सबकी जीवन शैली एक जैसी थी। सारे के सारे इंग्लैंड का रईस हो या जर्मनी का रईस हो या फ्रांस का रईस हो, इनके लिए बाउंड्री कोई मायने नहीं रखती थी, राष्ट्र की सीमाएं कोई मायने नहीं रखती थी। ये लोग बड़े बिंदास तरीके से किसी भी राज्य या किसी भी देश में रह रहे हों, इनका जीवन एक जैसा था, रईसी का जीवन, कोई कमी नहीं थी। अब हम बात करते हैं इनकी संपत्ति की। तो सारे लोगों की जीवन शैली एक सी थी, तो संपत्ति रखने का तरीका भी एक जैसा था। गांव में, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी भी खेती वाली ज़मीन थी, जो फार्म हाउसेस थे, उनके मालिक यही कुलीन वर्ग के लोग होते थे। और शहरी क्षेत्रों में बड़ी बड़ी हवेलियां इनकी हुआ करती थी। इंग्लैंड का शहरी क्षेत्र हो या जर्मनी का हो, फ्रांस का हो, इटली का हो, हर जगह शहरों में हवेलियों के मालिक ये होते थे और ज़मीनों के मालिक भी यही होते थे। अब इसके बाद हम इनकी भाषा की बात करते हैं। तो राजनीतिक काम के लिए और आपस में उच्च वर्ग में ये लोग फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। फ्रांस में करते थे, तो जिस देश में रहते थे उस देश की जो एलीट क्लास की जो भाषा है वो इस्तेमाल करते थे ये लोग। जैसे हम इंडिया में आज की स्थिति में देख लें, अंग्रेजी में जैसे हम आपसे पूछें आप कैसे हो, हिंदी में बात कर रहे हैं हम, आप कैसे हो, मतलब एक हिंदुस्तानी है, ये बात सिद्ध होती है एक मीडियम क्लास के व्यक्ति हैं। अब हम इसको थोड़ा नीचे ले जाते हैं, कहा भैया कैसे हो, मतलब बोली से जुड़ गए हम। तो भाषा के स्तर से ये समझ में आ गया कि ये गांव क्षेत्र का आदमी है, ये चीज़ हो गई। अब अगर हम इसी को ये बोलें हाउ आर यू, मतलब ये समझ में आता है कि ये अच्छा पढ़ा लिखा उच्च किस्म का कुलीन वर्ग का व्यक्ति है, ठीक है ना। तो ठीक ऐसे ही भाषा का प्रयोग वो लोग करते थे, कुलीन वर्ग के लोग फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते थे, जबकि किसान, गरीब, कारीगर लोग वहाँ की स्थानीय भाषाओं का प्रयोग करते थे। इसके बाद हम आगे देखते हैं इनके वैवाहिक संबंधों के बारे में कि इनके वैवाहिक संबंध कैसे होते थे। तो इनके वैवाहिक संबंध इन्हीं के परिवारों में होते थे। अब इन्हीं के परिवारों मतलब चाहे वह इंग्लैंड का हो, इंग्लैंड का कुलीन वर्ग का व्यक्ति फ्रांस के या जर्मनी के कुलीन वर्ग के व्यक्तियों से आपस में वैवाहिक संबंध बनाया करते थे। अपने बेटे बेटियों का विवाह वो ये नहीं देखते थे कि वो इंग्लैंड का है या जर्मनी का है या ये फ्रांस का है, ये आपस में वैवाहिक बंधनों में जुड़ जाया करते थे। एक अमीर, एक कुलीन दूसरे कुलीन के बेटे या बेटी से अपने बेटे या बेटी का विवाह कर देता था, उससे नीचे तो वो लोग जाते ही नहीं थे। अब जब ये इतने पावरफुल थे तो डेफिनेटली इनकी संख्या के बारे में बात की जाए तो इनकी संख्या जो है बहुत कम थी।
ये सामाजिक रूप से पावरफुल थे, ये आर्थिक रूप से पावरफुल थे, ये राजनीतिक रूप से पावरफुल थे, लेकिन इनकी संख्या जो थी वह बहुत कम थी, ये समूह छोटा था। अब कहते भी हैं कि शेर जो है संख्या में कम होते हैं लेकिन होते पावरफुल हैं। तो एक तरह से शेर ही थे ये लोग, कुलीन वर्ग के लोग, उस जमाने में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध या मध्यावधि की बात हम करें तो। और जो संख्या सबसे ज़्यादा थी वह थी किसानों की, मतलब किसानों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी और ये किसान इनके अंडर में काम करते थे, इनकी ज़मीनों पे काम करते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़मीन के मालिक कौन थे? ये कुलीन वर्ग के लोग थे। इन कुलीनों की ज़मीनों पर काम कौन करता था? किसान करता था। किसान गरीब था, राजनीतिक अधिकार नहीं थे, सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ था, केवल पेट पालने के लिए इन्हीं की ज़मीनों पर काम करता और इन्हीं को टैक्स भी देता वो। ठीक है ना। अब हम इन किसानों की स्थिति के बारे में बात करना। चलिए ये देखिए, पश्चिम में ज़्यादातर ज़मीन किराएदार और छोटे काश्तकारों की थी। मतलब पश्चिम मतलब ये वाला हिस्सा, हमने पश्चिम तरफ ही लिख दिया है। ये यूरोप का ये वाला हिस्सा, मतलब ये वाले हिस्से में, इस हिस्से में किसानों को किराए पर ज़मीन मिला करती थी खेती करने के लिए। मतलब कौली, बटिया या सिक्किमी वाली स्थिति थी कि जागीरदारों के पास किसान जाता, राइटिंग में बात करता कि आपकी 50 एकड़ 20 एकड़ ज़मीन पर हम खेती कर रहे हैं, बदले में आपको पैसा देंगे, मतलब हम आपके किराएदार हैं। यह छोटी काश्तकारी हो गई। लेकिन पूर्वी और मध्य क्षेत्र में ऐसी स्थिति नहीं थी। यहाँ पर किराएदार वाली व्यवस्था है, छोटे काश्तकारी की व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पर भूदास खेती करते थे। अब भूदास मतलब अंग्रेजी में कहलाता है SERF, सर्फ। यहाँ पर वे आर्थिक रूप से पिछड़े, गरीब, सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को बलपूर्वक पकड़कर ज़बरदस्ती ले आते थे और खेतों में कोड़े मार मार कर काम कराते थे। 2 वक्त की रोटी दे दी, थोड़ा बहुत खिला दिया और भैया खेत पे काम करो। ऐसे भूदास इस एरिया में काम करते थे। किस एरिया में? पूर्वी और मध्य यूरोपीय क्षेत्रों में। तो ये हो गया यहाँ पर किसानों की स्थिति के बारे में हमने बात कर ली। अब बात करते हैं उद्योगीकरण की। आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत उद्योग कैसे पनपे। हुआ क्या, जब राजतंत्र खत्म हो गया, राजतंत्रात्मक व्यवस्था जाने लगी, विदाई होने लगी, लगभग उस समय की स्थिति है पश्चिम और मध्य यूरोप में। पश्चिम और मध्य यूरोप, ये लाल और पीले रंग के गोले में आपको दिखाई दे रहे हैं बाउंड्रीज में। यहाँ पर औद्योगिक उत्पादन शुरू हो गया और व्यापार में वृद्धि होने लगी। भाई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ स्थापित हुई, फैक्ट्रियों में उत्पादन होने लगे। जब फैक्ट्रियों में उत्पादन, अच्छा हमने इसको किस में पढ़ा है? इसको हमने रूसी क्रांति जब पढ़ रहे थे तब हमने देखा है कि नए मध्यम वर्ग का उदय, वहाँ पर हमने देखा था। तो उस समय पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन शुरू होता है और व्यापार में वृद्धि हो जाती है। और जब व्यापार में वृद्धि होती है तो शहरों का विकास शुरू हो जाता है। जब शहरों का विकास शुरू होता है तो एक नए वर्ग का उदय होता है, वाणिज्यिक वर्ग का उदय, व्यापारी वर्ग का उदय, औद्योगिक वर्ग का उदय। और इन वर्गों का जो पूरा अस्तित्व है वो उत्पादन पर, बाजार पर टिका होता है। सामान बिकेगा बाजार में तो इनकी फैक्ट्री चलेगी, तो इनको माल मिलेगा, तो इनका अस्तित्व बना रहेगा, अदरवाइज इनकी स्थिति खराब हो। इंग्लैंड की बात करें हम, ये नक्शा है यूरोप का, इसमें ये इंग्लैंड दिख रहा है आपको। इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के दूसरे भाग में और फ्रांस और जर्मनी में 19वीं शताब्दी के पहले भाग में औद्योगिकरण आरंभ होता है। ध्यान रखिएगा, ये जितने में आपको झंडा दिख रहा है, इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के सेकंड फेज में और जर्मनी और फ्रांस में 19वीं शताब्दी के फर्स्ट फेज में। यहाँ पर सेकंड फेज में और यहाँ पर फर्स्ट फेज में औद्योगिकरण आरंभ होता है। अब हो गया औद्योगिकरण आरंभ, तो औद्योगिकीकरण आरंभ होता है तो इससे होता क्या है, चलिए देखें। इस औद्योगिकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आते हैं। अब पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, तृतीय श्रेणी में जो मजदूर, कारीगर, किसान था, ये वर्ग नहीं है। अब एक नया वर्ग अस्तित्व में आया, वह वर्ग कहलाया श्रमिक वर्ग, लेबर वर्ग, लेबर क्लास। मजदूर वो वाला मजदूर नहीं जो खेतों में कटाई कर रहा है, अब उद्योग धंधों में काम करने वाला, बढ़िया हेड कैप लगाया हुआ कुशल अकुशल श्रमिक वर्ग का एक आया। अब इसके साथ में एक मध्य वर्ग भी तैयार हुआ। मध्य वर्ग में कौन कौन शामिल था? मध्य वर्ग में शामिल थे उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोग। उद्योगपति जो उद्योग धंधा स्थापित करे, व्यापारी जो उत्पादित माल को बाहर बाजार में बेचने के लिए ले जाए, और बेचने में मदद करने वाले लोग सेवा क्षेत्र के लोग, मार्केटिंग हेड,
मार्केटिंग मैनेजर, विज्ञापन देने वाले, विज्ञापन करने वाले, नाप जोख करने वाले, मशीनों को सुधारने वाले, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सारे लोग सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ गए। अब मध्य और पश्चिमी यूरोप में यहाँ पर हम देखते हैं तो ये जो समूह है, कौन सा? मध्यम वर्गीय समूह, श्रमिकों का, सेवा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का, व्यापारियों का और उद्योगपतियों का। यह समूह 19वीं सदी के अंतिम दशकों में इनका साइज छोटा था, बड़े नहीं थे ये। इनका साइज छोटा था मतलब इनकी संख्या जो थी वह कम थी। क्या थी? इनकी संख्या कम थी। लेकिन कुलीनों के विशेष अधिकारों की समाप्ति जब हो गई, कुलीनों के विशेष अधिकारों की समाप्ति के बाद ये जो शिक्षित वर्ग था और ये जो उदारवादी मध्य वर्ग था, इन्हीं के बीच में राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए, पुष्पित हुए, पल्लवित हुए और प्रफुल्लित हुए। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। अब आप लोगों की समझ में ये चीज़ बहुत अच्छे से आ गई होगी कि यूरोप में एक वर्ग था कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग की जीवन शैली, उनके रहन सहन, उनके वैवाहिक संबंध सब एक दूसरे के साथ में होते थे, वो उससे नीचे नहीं जाते थे। उनकी ज़मीनों पर या तो किराएदार के रूप में या गुलामों के रूप में किसान काम करते थे। लेकिन जब एक नया औद्योगिक विकास हुआ, औद्योगिकरण आरंभ हुआ, तब कुलीन वर्गों की जगह पर कुलीन वर्गों को हटा दिया गया और कुलीन वर्ग के स्थान पर एक नया मध्य वर्ग आने लगा। मिडिल क्लास का जन्म हुआ। इस मिडिल क्लास में लेबर यानी श्रमिक, उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोग। सेवा क्षेत्र के लोग मतलब वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, मशीन सुधारने वाले, मशीन चलाने वाले, मशीनों पे काम करने वाले लोग। ये समझ में आ गया। अब ये चारों लोगों का अस्तित्व टिका था आम जनता के ऊपर। आम जनता मतलब बाजार के ऊपर। अब बाजार के ऊपर अस्तित्व कैसे टिका था? भाई जो माल बनेगा उसको बाजार में बेचने जाएंगे। खरीदेगा कौन? जनता खरीदेगी। मतलब जनता से अच्छे संबंध बनाना मजबूरी थी इनकी। तो जनता के बाजार के ऊपर इनका अस्तित्व टिका था। बाजार में माल बिकेगा तो इनका माल बनेगा। इनके पास पैसा आएगा तो सेवा क्षेत्र के लोगों के पास पैसा आएगा, तो श्रमिकों के पास पैसा जाएगा। और इस तरह से इन सब का सह अस्तित्व था। सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। प्राचीन व्यवस्था में ये नहीं था। राजतंत्र में कोई मजदूर कितना भी काम कर ले, टैक्स राजा को दे दिया, तुमको थोड़ा सा खाने को मिलेगा, पर्याप्त है। लेकिन यहाँ पर लाभ में हिस्सेदारी थी। श्रमिक वर्ग को काम करने के बदले में वेतन दिया जा रहा था। तो इस तरह से इनकी जब आपस में सह अस्तित्व स्थापित हुआ, एक दूसरे से इनके स्वार्थ जुड़े, तो एक दूसरे का भला सोचने लगे। और ये जिस क्षेत्र में रहते थे, जिस भौगोलिक इकाई के ये लोग थे, नागरिक थे, वहाँ पर राष्ट्रीय विचारों का प्रस्फुटन हुआ। वहाँ पर एक राष्ट्र के रूप में एक राष्ट्रीय एकता के विचार इनके अंदर आने लगे। क्यों? क्योंकि अब राजा नहीं था। राजा के लिए सोचने वाली निष्ठा नहीं थी। अब निष्ठा थी राष्ट्र के लिए। जिस जमीन पर हमारी फैक्ट्री स्थापित है, उस जमीन की तरक्की हो, उस जमीन पर रहने वाले लोगों की तरक्की हो, उनकी खरीदने की कैपेसिटी बढ़े। जब उनकी खरीदने की कैपेसिटी बढ़ेगी तब हमारा माल बिकेगा। हमारे माल बेचने के लिए अच्छे श्रमिक होना चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल बने। हमारे श्रमिकों की हेल्थ अच्छी होगी तो वो काम अच्छा करेंगे तो हमारे को लाभ मिलेगा। ये भाव थे और इसलिए एक राष्ट्र की भावना का प्रस्फुटन हुआ आर्थिक लाभ की दृष्टि से। अब हम देखते हैं उदारवादी राष्ट्र के मायने। उदारवादी भावना कहाँ से आती है? कुलीन वर्ग गया, किसान उनके साथ विश्राम पे चले गए, मिडिल क्लास आया। मिडिल क्लास के अंतर्गत जो विचार आए, उसके मिडिल क्लास की जो विचारधारा थी, राजनीतिक विचारधारा, देश में राजनीतिक विचारधारा जो मिडिल क्लास की थी, उस राजनीतिक विचारधारा को बोलते हैं उदारवाद। उदारवाद मतलब आज़ादी की बात, राजा के अंतर्गत गुलामी करने की बात नहीं, अपनी स्वतंत्रता की बात। चलिए हम देखते हैं उदारवाद की नज़र में राष्ट्रीय एकता। चलिए, उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? अब उदारवादी क्या थे? वही जो मिडिल क्लास लोग जिन्होंने फैक्ट्रियों की स्थापना की थी, जो उद्योगपति थे, जो व्यापारी थे, जो उनमें काम करते थे श्रमिक लोग, वे उदारवादी थे। उनके द्वारा राष्ट्रवाद की किस तरह की भावनाएं स्थापित की गई, उनकी नज़रों में राष्ट्रवाद के क्या मायने थे, चलिए हम देखते हैं। होता क्या है, 19वीं सदी की शुरुआत यूरोप में, शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित जो भी विचार थे, राष्ट्रीय एकता से जुड़े हुई जो भी सोच थी,
जो भी थॉट्स थे वो उदारवाद से जुड़े हुए थे और बहुत करीब से जुड़े हुए थे। जो उदारवादी लोग थे उनके दिमाग में ये चलता रहता था कि यार राष्ट्रीय एकता स्थापित करना है, राजतंत्र नहीं होना चाहिए। राजतंत्र में क्या होता है, राजा का बस भला होता है। हमको ऐसा काम करना है कि जो विशेष अधिकार हैं वो राजा को नहीं या राजा के चाहने वालों को नहीं, सबको मिलना चाहिए वो। तो ये लोग उदारवाद से जुड़े हुए थे। उदारवाद शब्द का जन्म कैसे होता है? उदारवाद अंग्रेजी में कहलाता है लिबरलिज्म। क्या कहलाता है? लिबरलिज्म। लिबरलिज्म का जो शब्द है लाइबर, वो लाटिन भाषा का शब्द है। लाटिन भाषा के मूल शब्द लाइबर से बना है और इसका हिंदी में अर्थ होता है आज़ाद। क्या होता है? इसका हिंदी में अर्थ होता है आज़ाद। और आज़ादी का मतलब नया जो मध्य वर्ग है, जो उदारवादी वर्ग है, उसके लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति की आज़ादी। कहाँ पे? बराबर है। व्यक्ति की आज़ादी, कानून के समक्ष सबकी बराबरी है। मतलब व्यक्ति आज़ाद रहे और कानून के समक्ष बराबर रहे। ऐसा नहीं है कि कुलीन वर्ग के व्यक्ति ने मर्डर कर दिया तो उसको फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी, जबकि मिडिल क्लास का व्यक्ति या जो थर्ड स्टेट का मजदूर किसान मर्डर करता है तो उसको फांसी की सज़ा, और वही मर्डर प्रथम स्टेट के पादरी या कुलीन वर्ग के लोग दे दें तो कर दें तो उनको माफ़ कर दिया जाए। ये वो नहीं चाहते। वो ये चाहते थे कि कानून के समक्ष सारे लोग बराबर हों और सबको आज़ादी मिले। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सबकी सहमति से बनी हो। ऐसा नहीं है कि राजतंत्र एक राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा बने। वो ये चाहते थे कि जनता आपस में मिलकर तय करे। कैसे तय करे? कि हमारा राजा कौन होगा, और उसको तय करने के लिए एक वोटिंग सिस्टम हो। उंगली पर स्याही लगाकर वोट दें और उससे ये चुनाव हो कि हमारा राजा कैसा होगा, हमारी सरकार कैसी होगी, ये देश की जनता तय करेगी। ये सोच थी उदारवादियों की। फ्रांसीसी क्रांति के बाद की बात कर रहे हैं हम। ये हुई फ्रांसीसी क्रांति। ये फ्रांस का झंडा है। कौन सा झंडा है? अच्छा बताएंगे आप? ये राजा का झंडा है। फ्रांस का राजा लुई 16वां जब था तब इस झंडे का प्रयोग करता था। मतलब फ्रांस का राष्ट्रीय ध्वज ये था जब राजा वहाँ पे था। फिर शुरू हो गई फ्रांसीसी क्रांति और उन्होंने कहा नहीं, हम ये वाले झंडे को बदल के अब दूसरा झंडा लाएंगे, हम यहाँ पर तिरंगा फहराएंगे, हमारा तिरंगा फहरेगा। और उन्होंने क्रांति शुरू कर दी और राजा का ध्वज हट गया और तिरंगा स्थापित हो गया। फ्रांस में तिरंगा आ गया। जब तिरंगा आ गया तो उन लोगों ने, जो उदारवादी थे, वो क्या बल देते थे? वो ये कहते थे कि निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकार समाप्त हो। पहला पॉइंट क्या बोलते थे? निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकार समाप्त हो। दूसरा, संविधान और संसदीय प्रतिनिधि व्यवस्था हो। मतलब जब राजा नहीं रहेगा, उसके पादरी वर्ग के विशेष अधिकार नहीं रहेंगे तो क्या रहेंगे? संविधान होगा। उस संविधान के अंतर्गत काम करने वाली एक संसदीय सरकार होगी। और सरकार कैसी होगी? प्रतिनिधि सरकार होगी। जनता का प्रतिनिधि के रूप में काम करेगी। जनता अपने बीच में से ही कुछ लोगों को चुनकर भेजेगी कि जाओ भैया, हमको टाइम नहीं है, आप राजकाज की व्यवस्था संभालो। ऐसी व्यवस्था वो चाहते थे। और साथ में चाहते थे कि संपत्ति पर निजी अधिकार हो, राजा का अधिकार ना हो, किसी पादरी का अधिकार ना हो, किसी चर्च का अधिकार ना हो, किसी जागीरदार का अधिकार ना हो। संपत्ति, निजी संपत्ति का अधिकार सबको मिलना चाहिए। मतलब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार होना चाहिए। इस पर वे बल देते थे। और वे कहते थे सभी लोग कानून के सामने बराबर हैं, सभी को आज़ादी मिलनी चाहिए। कानून के सामने कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होगा। गलती करेगा तो बड़े को भी सज़ा मिले, छोटे को भी सज़ा मिले। लेकिन उदारवादी लोग एक चीज़ में मार खा गए, वो था मताधिकार। वो लोग कहते थे वोट का अधिकार उसी को मिलेगा जिसके पास नोट होगा। जो टैक्स देगा, जो पैसे देगा, वही मत वोट डाल सकता है, वही चुनाव लड़ सकता है, इसके अलावा कोई नहीं। आप याद करें क्रांतिकारी फ्रांस का जो उदारवादी प्रजातंत्र था, उदारवादी व्यवस्था जो फ्रांस में लागू हुई, वहाँ पर उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग हुआ था। राजा को हटा दिया गया, नेशनल असेंबली की स्थापना की गई स्टेट जनरल की जगह पर। वहाँ पर फ्रांस में सबसे पहले प्रजातंत्र का प्रयोग हुआ। और वहाँ पर प्रजातंत्र के प्रयोग होने के बाद आप याद कीजिए कि वोट देने का अधिकार किसका था? सक्रिय नागरिकों को। सक्रिय नागरिक किसको बनाया गया था? जिनके पास में नोटों की थैली थी। मतलब ऐसे लोग जिनके पास में पैसा था, जो टैक्स देते थे, वही वोट डाल सकते थे। जिनके पास में पैसा होता था वही वोट डाल सकते थे और वही लोग चुनाव लड़ने का सपना देख सकते थे, वही लोग चुनाव लड़ सकते थे। जिनके पास में पैसे नहीं थे, ऐसे पुरुष और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया, राजनीतिक अधिकार नहीं दिया गया, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया गया। मतलब महिलाएं भी चुनाव नहीं लड़ सकती और गरीब पुरुष भी चुनाव नहीं लड़ सकते।
हालांकि जैकोबिन शासन में कुछ समय के लिए वयस्क पुरुषों को मताधिकार मिला कि आप 25 साल से ऊपर हैं, चाहे आप टैक्स दो या मत दो, आप देंगे वोट। लेकिन महिलाओं को तो फिर भी वो अधिकार नहीं मिला। मगर जब नेपोलियन की संहिता वापस आई तो सीमित मताधिकार बहाल किए गए। नेपोलियन ने अपनी संहिता में सीमित मताधिकार बहाल किए, लेकिन उसने भी महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक माना। उसने ये बोला कि महिलाएं अपने पिता और अपने पति के अधीन रहेंगी, वे स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकती, उनको किसी प्रकार का कोई राजनीतिक हक मिले यह नहीं होना चाहिए। मतलब महिलाओं को किसी भी तरह का हक देने के पक्ष में नेपोलियन भी नहीं था। और इस वजह से 19वीं सदी और 20वीं सदी के संधि काल में बीच में महिलाओं ने क्रांति का आगाज़ किया। याद कीजिए, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? ओलंप दे गूज, उस महिला ने महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जारी करने की मांग की थी और उसने पुरुष और महिला दोनों की समानता की बात की थी। जब महिलाएं अपने संपत्ति के अधिकार के लिए, अपने राजनीतिक अधिकार के लिए लड़ रही थीं, तब गरीब पुरुष भी दौड़ के आके कहता है, अरे बहन मेरे को भी साथ ले लो, मैं भी आपकी लड़ाई में साथ हूँ, क्योंकि वोट डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार मेरे को भी तो नहीं है, क्योंकि मैं गरीब हूँ। और इन लोगों ने राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोधी आंदोलन चलाए। ये कहने लगे कि हमारी मांगें पूरी करो। तो ये स्थिति थी वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था की। ये उदारवादियों ने इस व्यवस्था को बदलने की मांग। तो उदारवादियों की ये व्यवस्था थी वोट के संबंध में। बाकी चीज़ें अच्छी थी, लेकिन मताधिकार की मांग में इन्होंने गरीबी और अमीरी का फ़र्क किया, लिंग का फ़र्क किया महिला और पुरुष में। ठीक है ना, ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। अब आर्थिक क्षेत्र की बात करते हैं। आर्थिक क्षेत्र मतलब लेन देन, पैसा वाला, माल बनाने वाला। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद क्या चाहता था? उदारवादी लोग ये चाहते थे कि बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण समाप्त हों। मतलब ये यहाँ पर जो हाथ दिखाई दे रहे हैं, इन हाथों को आप उदारवाद समझ लीजिए। और ये जो बेड़ी दिखाई दे रही है, चैन जंजीर दिखाई दे रही है, ये राजतंत्र है जिसने जकड़ा हुआ है किसको? पूंजी को और चीज़ों को अपने नियंत्रण में लेकर रखा है। और उदारवाद ये चाह रहा है कि ये नियंत्रण से मुक्त हो जाए। ये किस पक्ष में था? कि ये जो पूंजी है, ये जो वस्तुओं का लेन देन है, ये नियंत्रण से मुक्त हो जाए, ये जंजीर टूट जाए नियंत्रण की। और 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्ग ने यह जोरदार मांग की। क्या मांग की? कि चीज़ों का और पूंजी का नियंत्रण, इनका आवागमन, इन पे लगने वाला शुल्क राजा के अधीन ना हो, यह फ्री कर दिया जाए। अब जैसे हमने ऑस्ट्रिया और हंगरी राज्य के बारे में देखा था ना, चलिए हम जर्मन भाषी इलाके का एक उदाहरण समझते हैं। लेन देन का, व्यापार करने का, आर्थिक दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से कैसा था। यहाँ देखिए, नेपोलियन ने क्या किया था, जब जीता था तो उसने प्रशासनिक कदम उठाए थे। तो ये जर्मनी, ये जो जर्मनी दिख रहा है आपको यहाँ पर, इस जर्मनी को नेपोलियन 39 स्टेट्स में बांट दिया था। और इन सारे स्टेट्स की अपनी अपनी इकाइयाँ थी पैसे धेले की और नाप तोल की। यहाँ पर सबकी 39 स्टेट्स की 39 मुद्राएं और 39 नाप तोल प्रणाली। हर जगह कहीं पर 1 किलो 900 ग्राम का होता, कहीं पर 1 किलो 1100 ग्राम का होता, कहीं पर 1 किलो 700 ग्राम का होता। मुद्रा की बात करें तो कहीं पर 100 पैसे बराबर 1 रुपये, कहीं 80 पैसे बराबर 1 रुपये। मीटर की बात करें तो कहीं पर 56 सेंटीमीटर का 1 मीटर, तो कहीं पर 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर। तो इस तरह से बहुत अलग अलग व्यवस्थाएं थी। अब हम बात करते हैं, अगर हम आगे बढ़ते हुए 1833 सन 1833 की अगर हम बात करें इस पोजीशन में, तो हैम्बर्ग नाम की एक जगह है जहां पर व्यापारी लोग अपना काम करते थे। हैम्बर्ग से यदि किसी व्यापारी को न्यूरेमबर्ग अपना माल लेकर जाना हो, अगर न्यूरेमबर्ग जाने के लिए माल लेकर वो निकला हुआ है और हैम्बर्ग से आगे बढ़ा है, न्यूरेमबर्ग पहुंचते पहुंचते उसको 11 नाके मिलते थे रास्ते में, और सारे नाकों पर 5% का उसको शुल्क देना होता था। कितना? 5% का शुल्क देना होता था। अच्छा, ये 5% कैसे निर्धारित होते थे? ये जो 5% था, ये वस्तुओं का वजन या उसके आकार के अनुसार लगाया जाता था। मतलब यदि 100 किलोग्राम वजन की कोई वस्तु है तो 100 किलोग्राम पर पहले नाके पर 5 किलो लगा, अब बच गया 95 किलोग्राम का फिर 5% लगा, फिर बच गया 90, फिर 90 का फिर 5% लगा। इस तरह से हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग पहुँचते पहुँचते लगभग 30 से 40% तक का सीमा शुल्क देना पड़ता था।
अब व्यापारी लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा घाटा था। इसके अलावा हर क्षेत्र की अपनी अपनी नापतोल की व्यवस्था थी। कैसे? जैसे यहाँ से हैम्बर्ग से जब यहाँ आगे बढ़े, यहाँ गए, तो अलग अलग तरह के स्टेट्स से होकर गुजरना पड़ता था। अब हर स्टेट्स की अपनी अपनी नापतोल की व्यवस्था अलग अलग थी। कहीं पर जैसे कपड़े का उदाहरण ले लें हम, तो कपड़े नापने की इकाई उस समय जैसे आजकल मीटर है ना, ऐसी उस समय एले थी। तो ये एले की लंबाई जगह के हिसाब से बदल जाती थी। फ्रैंकफर्ट में यदि कपड़ा खरीदना हो तो एक एले में 54.7 सेंटीमीटर मिलता, जबकि मेंज में यदि एक एले कपड़ा लेंगे तो 55 सेंटीमीटर, न्यूरेमबर्ग में 65, फ्राइबर्ग में 53। तो अलग अलग जगह पर एक एले कपड़ा का नाप अलग अलग हो जाता था। एले की जगह अगर आप मीटर रख लें तो एक मीटर में कहीं 54 सेंटीमीटर, कहीं 55 सेंटीमीटर, कहीं 65 सेंटीमीटर अलग अलग था। इस व्यवस्था को ये वाणिज्यिक वर्ग समाप्त करना चाहता था। नया वाणिज्यिक वर्ग, नया उद्योगपतियों का वर्ग ये कहता था कि ऐसी स्थिति में हमारे दिमाग का दही हो जाता है, इससे आर्थिक विनिमय और विकास को बाधा पहुंचती है। इसलिए एक एकीकृत विकास क्षेत्र बने, एक एकीकृत विकास क्षेत्र की व्यवस्था बने, जिससे पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो, इसमें कोई टेंशन ना बने। अब इसके लिए प्रयास किए गए। क्या प्रयास किए गए? 1834 में प्रशा की पहल पर, प्रशा एक राष्ट्र था, उसने कोशिश की, उसने बोला एक काम करते हैं, अपन एक ज़ोलवेराइन बनाते हैं, मतलब एक शुल्क संघ बनाते हैं और उसकी स्थापना करते हैं। उसकी स्थापना की तो जर्मनी के जो अधिकांश 39 राज्य थे उनमें से लगभग 30-32 राज्य इस ज़ोलवेराइन में शामिल हो गए। इससे उनको फ़ायदा भी हुआ। ज़ोलवेराइन में जब शामिल हुए तो उनको क्या फ़ायदा हुआ? इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। जितने भी अलग अलग शुल्क 5-5% हर नाके पे लगते थे ना, उन नाकों को ख़त्म कर दिया और ये बोला कि ज़ोलवेराइन में आके आप इकट्ठा पैसा जमा कर दीजिए, एक पर्ची ले जाइए, आपको कहीं पर नाके पे टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। मुद्राएं जो अलग अलग स्टेट्स में 30-40 जो स्टेट थे उनमें लगती थी, उन मुद्राओं को बंद कर दिया गया और सबकी जगह केवल 2 मुद्राएं लगा दी गई। इसके अलावा रेलवे का नेटवर्क स्थापित हुआ, रेलवे का जाल स्थापित हो गया और रेलवे का जाल स्थापित हो गया तो ये सारे व्यापारियों के लिए फ़ायदेमंद स्थिति हो गई। अब ये जो पहले व्यापारी थे ये किसी व्यक्ति विशेष के अधीन होते थे, व्यक्ति विशेष के प्रति निष्ठावान होते थे। अब उनकी निष्ठा धन संपत्ति के प्रति हो गई, आर्थिक विकास के प्रति हो गई, मतलब उनको अब पैसे कमाने की लालसा आ गई। और इस आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने राष्ट्रवादी भावनाओं को मजबूत बनाने का काम किया। इस आर्थिक लहर ने, इस आर्थिक राष्ट्रवाद ने इस राष्ट्रवादी भावना को मजबूत बना डाला। अब आप लोगों की समझ में लगभग पिक्चर क्लियर हो गई होगी। कंक्लूजन में आपको बता दूं, हमने इस पाठ को आरंभ किया था तब हमने राजनीतिक स्वरूप देखा था। यूरोप का राजनीतिक स्वरूप कैसा था? राजनीतिक स्वरूप ऐसा था कि पूरा यूरोप राजतंत्र में विभाजित था और उस राजतंत्र में अलग अलग तरह की शासन व्यवस्था थी। राजशाही थी, डची थी, कैंटन्स थे। डची कैंटन्स को हमने समझ लिया। इसके बाद हमने देखा वहाँ के सामाजिक व्यवहार को, कुलीन तंत्र को, कुलीन वर्ग को। कुलीन वर्ग आपस में बड़े मिले जुले थे, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे, आपस में वैवाहिक संबंध रखते थे और खूब पैसा कमाते थे। कुलीन वर्ग के अंडर में किसान था, संख्या में ज़्यादा था किसान, कुलीन वर्ग संख्या में कम थे, किसान वर्ग ज़्यादा था, लेकिन ज़्यादा था लेकिन गरीब था। और वह कुलीन वर्ग की ज़मीनों पर कहीं पर भूदास बनकर तो कहीं पर किराएदार बनकर काम करता था। ये हमने देखा। फिर इसके बाद जब मध्य वर्ग का उदय होता है, मतलब फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड में औद्योगिकरण आरंभ होता है, तब 4 तरह के लोग आते हैं। औद्योगिकरण में श्रमिक वर्ग आता है, उद्योगपति आते हैं, व्यापारिक और सेवा करने वाले लोग। इन चारों लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है जनता। जनता मतलब बाजार। बाजार के ऊपर इनका अस्तित्व टिका होता है और ये बाजार में सुधार की मांग कर रहे होते हैं। बाजार में सुधार की मांग क्यों करते हैं? क्योंकि इसका उदाहरण आप समझिए, जर्मनी जो है 39 संघों का एक राज्य बन जाता है, देश बन जाता है, 39 राज्यों का एक संघ बन जाता है। ये सारे 39 राज्यों की अपनी अपनी नापने तोलने की व्यवस्था, इनके अपने अपने रुपया पैसा। अब अगर मान लो कोई व्यापारी किसी एक शहर में 1 मीटर कपड़ा ले रहा है तो एक जगह पर 1 मीटर कपड़ा इतना हो गया, दूसरी जगह इतना हो गया, तीसरी जगह इतना हो गया। अब जब सारे जगह कपड़ा बेचने के बाद व्यापारी रात को हिसाब करने बैठेगा तो दिमाग खराब हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा कि आखिर वहाँ इतने सेंटीमीटर का 1 मीटर था, यहाँ इतने सेंटीमीटर का 1 मीटर है। तो इन लोगों ने कहा नहीं, ये 56 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर हटाओ, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होगा, ये व्यवस्था लागू कर दो।
ये हो गया। अब कहीं पर 100 पैसे का 1 रुपये होगा, कहीं 80 पैसे का 1 रुपये होगा, कहीं 75 पैसे का 1 रुपये होगा। ये सब व्यवस्था खत्म करो, इसकी जगह पर फाइनल करो कि 100 पैसे का 1 रुपये होगा, मतलब होगा। और जब इन लोगों में आपस में एकता स्थापित हुई, तो ये जो आर्थिक एकता स्थापित हुई, अब क्या हुआ था, ना तो अलग अलग नापतोल की व्यवस्था थी, ना अलग अलग सीमा शुल्क देना पड़ रहे थे, एक जगह से चले आखिरी तक सबकी व्यवस्था एक सी। जब एक सी व्यवस्था हो गई तो इन लोगों में एकता स्थापित हो गई, एक राष्ट्र की भावना स्थापित हुई। मतलब हमारे यहाँ भी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, आपके यहाँ भी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, हमारे यहाँ भी 1 रुपये बराबर 100 पैसे, आपके यहाँ भी 1 रुपये बराबर 100 पैसे। जब हम और आपका लेन देन एक जैसा, मतलब हम और आप एक ही देश के नागरिक, जब हम और आप एक ही देश के नागरिक, हमारा और आपका राष्ट्र एक ही है, तो बोलो राष्ट्र जिंदाबाद। इस तरह से राष्ट्रीय एकता की भावना स्थापित होना शुरू हो गई, और जिसका आरंभ किया था मध्य वर्ग ने, मध्य वर्ग जो कि उदारवाद का पोषक था। अब अगले कंटेंट में हम देखेंगे रूढ़िवादियों के बारे में। एक हिंट ये दे दूं कि रूढ़िवादी राजतंत्र के समर्थक थे, पादरियों के समर्थक थे, कुलीन तंत्र के समर्थक थे। वे परिवर्तन का विरोध करते थे। इस व्यवस्था को हम अगले कंटेंट में पढ़ेंगे। आज आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र के बाद में मिडिल क्लास, मिडिल क्लास का जो राष्ट्रवादी विचार था उदारवाद, वो समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिए, समझिए। कोई कन्फ्यूज़न रह जाए तो क्लास टीचर से बात कीजिए, फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न रह जाए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपका समाधान करने के लिए तैयार हैं। चलिए ठीक है, अब मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं अगले कंटेंट को जितनी जल्दी हो सके आपके लिए लेकर आ सकूं। तो ठीक है, अब आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर, और मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।